वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स हमारा आज के क्वेश्चंस रहने वाले हैं 6 to 6 से। तो फर्स्ट है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूक्लियस इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशंस ऑफ द वॉलेंट्री मूवमेंट्स। ऐच्छिक गतियों के समन्वय के लिए कौन सा मुख्यतः भाग उत्तरदायी है। ठीक है, ऐच्छिक गतियों की बात कर रहे हैं ना, वॉलेंट्री जो मूवमेंट्स होते हैं तो उसका ब्रेन का कौन सा पार्ट हमारा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम। सेरिबेलम क्यों? क्योंकि पहले मैंने बताया आपके जो आपका बैलेंस था, ठीक है, बैलेंस से रिलेटेड और आपका जो भी मैंने बताया था आपका मूवमेंट्स वगैरह से रिलेटेड आपका कौन सा पार्ट होता है आपका सेरिबेलम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शराब पीने से वही डैमेज होता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बार बार बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स 6 to 7 विच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्रीडोमिनेंटली एक्सक्रेशंस इन द सीएनएस। सीएनएस के प्रमुख उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर कौन से हैं? तो उत्तेजक ट्रांसमीटर आपका हो गया ग्लूटामेट। कौन सा होता है? ग्लूटामेट। आप मुझे डिप्रेशन वाला मतलब जो इसको इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है उसके एग्जांपल्स आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के एग्जांपल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपकी बॉडी में इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच मेनिंजियल लेयर इज क्लोजली एडहेरेंट टू द ब्रेन सरफेस। ठीक है, मस्तिष्क की सतह से सबसे अधिक चिपकी हुई मेनिंजेज परत कौन सी होती है। ठीक है, मैंने कल भी जब आपको लास्ट वीडियो में बताया था तो उसमें बताया था डीएपी, ड्यूरामेटर, पायामेटर, ड्यूरा, अरकनोइड और पायामेटर। ठीक है, ये इस तरह से आपकी 3 मेनिंजेज होती है। तो सबसे आउटर होगी थी ये, मिडल होगी थी ये और सबसे इनर होगी थी ये पायामेटर। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका पायामेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे कौन सा फ्लूइड बहता है उसके फ्लूइड के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ बताया, तो उससे बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे सीपी सेल्स के बारे में बना हुआ है, एक दिन में कितना बनता है ये बना हुआ है। ठीक है, और आपका प्रेजेंट हमेशा कितना रहता है ये बना हुआ है, उसका काम क्या होता है सीएसएफ फ्लूइड का, ये सब मैंने लास्ट वीडियो में बताया है ना। जिन्होंने नहीं देखा होगा तो वो लास्ट वीडियो में जाके देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जा रहा है कि 4 ऑप्शन है तो आपको 4 ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, 4000 क्वेश्चन जो आएंगे ये इसलिए 4000 है, एक तरह से इनको आप मल्टीप्लाई 4 कर लीजिए। ठीक है, एक तरह से आपके 16000 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दी बेसल गैंग्लिया का मुख्य कार्य क्या है। जो बेसल गैंग्लिया है उसका मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, मैंने विजन का काम बताया था, कौन से लोब का आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मेमोरी का काम बताया था, कौन सा लोब था आपका? रेगुलेटरी ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, इसका काम कौन कराता है? आपका बेसल गैंग्लिया। हियरिंग के लिए मैंने आपको अलग से लोब बताई थी ब्रेन की, तो सबका मैंने बताया हुआ है। अगर आपको नहीं भी पता था, मान लीजिए बेसल गैंग्लिया का नहीं पता था, तो बाकी ये 3 ऑप्शन आप काट सकते हैं। बाकी 3 ऑप्शन आप आसानी से काट सकते थे क्योंकि मैंने जिस हिसाब से पिछले वीडियो में बताया है ना, बार बार एक ही चीज को बताने से वीडियो काफी लंबा होता है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स की अच्छी तैयारी तो उनको फिर लॉस होता है, तो मैं नहीं चाहता जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का लॉस हो। ठीक है, तो आप जिन्होंने नहीं ध्यान दिया है तो एक बार पीछे वाली वीडियो में जाइए, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बताया हुआ कौन सा क्या काम करता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रेनियल नर्व कैरीज द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स टू द हार्ट। हृदय तक पैरासिम्पैथेटिक तंतु कौन सी कपाल तंत्रिका लेके जाती है? कौन सी कपाल तंत्रिका लेके जाती है? आपकी वैगस नर्व। ठीक है, कहाँ से लेके जाती है? हृदय तक पैरासिम्पैथेटिक तंतु को कौन सी कपाल तंत्रिका लेके जाती है? आपकी वैगस नर्व। ठीक है, फेशियल नर्व का क्या बताया था मैंने आपको यूज, ग्लोसोफेरेंजियल का क्या यूज बताया, हर चीज का मैंने आपको यूज बताया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसलिए आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको कोई मिस्टेक होने के चांसेस ना रहे। ठीक है, पिछले वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ इसलिए बताया था कि अगले वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आसानी से आप पढ़ सके। द कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स। कॉर्पस कैलोसम किसे जोड़ता है? तो कॉर्पस कैलोसम किसे जोड़ता है? आपके राइट और लेफ्ट जो सेरिब्रल हीमोस्फीयर्स हैं उनको कॉर्पस कैलोसम जोड़ता है। ठीक है, राइट और लेफ्ट को। ठीक है, राइट और लेफ्ट जो हेमीस्फीयर्स हैं इनको जोड़ने का काम कौन करता है? कॉर्पस कैलोसम। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है विच आर्टरी सप्लाई द साइनो आर्टीरियल नोड इज मोस्ट इंडिविजुअल्स। अधिकांश व्यक्तियों में ऐसे नोड को रक्त किस धमनी से मिलता है? ठीक है, तो कौन सी है? ये तो पहले भी बताया मैंने, पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, राइट कोरोनरी आर्टरी। कौन सी से मिलता है? आपका राइट कोरोनरी आर्टरी से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेसल्स हैज द स्लोवेस्ट वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो। रक्त प्रवाह की गति सबसे कम किस रक्त वाहिनी में होती है स्टूडेंट्स? तो कौन सी रक्त वाहिनी में होगी? आपकी कैपिलरीज में। किसमें? कैपिलरीज में होती है आपकी। सबसे तेज किसमें होती है? आपकी एरोटा में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपकी द मिट्रल वॉल इज ऑल्सो नाउ एज द। तो मिट्रल वॉल को क्या बोला जाता है? आपका
बाई कस्पिड वॉल बोला जाता है। ठीक है, बाई कस्पिड वॉल बोला जाता है आपको। तो बाई कस्पिड वॉल को क्या बोला जाता होगा? मिट्रल वॉल। तो मुझे इसकी लोकेशन मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, मिट्रल वॉल की लोकेशन, तो मैंने इसीलिए इस हिसाब से क्वेश्चंस बनाए स्टूडेंट्स। तो इस तरह से वो जो पिछला वीडियो था वो एक तरह से आपका थ्योरी लेक्चर के हिसाब से हो गया, और ये आपका एमसीक्यूज टाइप का हो गया ना। उस जिस स्टूडेंट ने उस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखा होगा ना, जो आपका लास्ट क्वेश्चन थे आपको 601 से 625 तक, तो उस क्वेश्चन को अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी से लगा लेंगे, है ना। इसी से पता चलता है कि आपकी थ्योरी किस हिसाब से मैं आपको करवा रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज द हार्ट रेट? ऑटोनोमिक तंत्रिका तंत्र की कौन सी शाखा हृदय गति बढ़ाती है? तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हृदय गति बढ़ाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में के बारे में अगर बताऊं, दो सिस्टम होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसमें जो मैंने बताया था आपको, न्यूरॉन्स का जो गैप होता है, जैसे मान लीजिए ये गैप हो गया आपका दोनों न्यूरॉन्स के बीच में, ठीक है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा कौन सा रिलीज होगा? आपका एसिटाइलकोलिन, चाहे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हो चाहे आपका सिंपैथेटिक सिस्टम हो। अब ये आ गई आपकी नर्व एंडिंग, ठीक है, यहाँ पे आपकी नर्व एंडिंग, तो यहाँ पे हार्मोन रिलीज, आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है एसिटाइलकोलिन। और सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसकी बात करें हम, तो ये हो गया आपका एक तरह से, ठीक है, ये मैंने बताया, ये आपकी नर्व एंडिंग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे तो एसिटाइलकोलिन ही रिलीज होगा, ये क्वेश्चन बार बार भी पूछा हुआ एग्जाम्स में। यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा और यहाँ पे आपका रिलीज होगा नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन और आपका एसिटाइलकोलिन, तीनों रिलीज होते हैं। अब मैं बता दूं यहाँ पे एसिटाइलकोलिन का काम क्या होता है। यहाँ का जो एसिटाइलकोलिन है ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जैसे आपकी जो भी मसल्स वगैरह होगी उसमें, या आपकी इंटेस्टाइन वगैरह में कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करता है। यहाँ का जो काम का क्या करेगा, ये आपके जो स्वेट ग्लैंड्स होती है, जो पसीना लाती हैं, उस ग्लैंड में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, यानी स्वेटिंग करवाएगा। ठीक है, जैसे आपको इससे किसे रिलेटेड करना है, जैसे आपका एड्रेनलिन कहाँ निकलता है? जब आप दौड़ते हैं, भागते हैं, उस टाइम। ठीक है, तो ये आपके हेयर जो फॉलिकल्स हैं उनको इरेक्ट करवाएगा। हेयर जो फॉलिकल्स हैं, आपके बाल खड़े हो जाएंगे, जो भी रोम जिनको बोलते हैं ना, पूरी बॉडी के ऊपर जो बाल्स होते हैं वो आपके इरेक्ट हो जाएंगे, यानी खड़े हो जाएंगे। उसके अलावा जो आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, जो आपका एड्रेनल मेडुला है, जो एड्रेनल मेडुला है उसको ये स्टिमुलेट कर देता है ना, एड्रेनल मेडुला के सिक्रेशन को बढ़ा देगा। तीन चीजें बताई मैंने, किसके? सिंपैथेटिक सिस्टम के जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक का मैंने बताया एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, आपको भूख प्यास लगने से रिलेटेड जो भी काम होता है वो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है ना। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम बताया मैंने आपको, न्यूरो जो गैप है वहां पे एसिटाइलकोलिन, जो गैप, जो ये गैप दिख रहा है आपको, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन आएगा, और बाकी जब नर्व एंडिंग वहाँ तीन रिलीज होते हैं, एसिटाइलकोलिन, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन का काम बता रहा हूँ पहले मैं, यहाँ के एसिटाइलकोलिन यानी सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसके एसिटाइलकोलिन का नाम बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें क्या काम करेगा, ये आपकी जो स्वेट ग्लैंड्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि आपको पसीना लाएगा। दूसरा, आपका जो हेयर फॉलिकल्स की जो सेल, हेयर फॉलिकल्स जो है उनको इरेक्ट करेगा, यानी कि आपकी जो हेयर्स हैं वो इरेक्ट हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे बाल। ठीक है, थर्ड है आपका जो एड्रेनल मेडुला है, एड्रेनल कॉर्टेक्स के बारे में मैंने आपको समझाया था। एड्रेनल कॉर्टेक्स में तीन था, ठीक है, GFR, तो इनके हार्मोन्स सब बताए थे मैंने, क्या कहाँ से रिलीज होता है। वहीं एड्रेनल मेडुला के बारे में अगर बताऊं तो इसमें दो आपके रिलीज होते हैं, एक आपका एड्रेनालिन और एक आपका नॉर एड्रेनालिन। तो इसके एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन के सिक्रेशन को बढ़ाएगा कौन? आपका एसिटाइलकोलिन, और डायरेक्ट भी आपका एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन रिलीज होता है। आ गया समझ में? तो एसिटाइलकोलिन अलग अलग जगह अलग अलग काम करता है। बट अगर आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, इसमें पूछा जाता है कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपका एसिटाइलकोलिन का क्या काम है, तो उसमें आप एसिटाइलकोलिन के तीन काम बताएंगे, स्वेटिंग करवाना, या ऐसे बोला जाएगा उसमें कॉन्ट्रैक्ट द स्वेट मसल्स। दूसरा ऑप्शन आएगा कि इरेक्ट द हेयर फॉलिकल्स, यानी कि जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जो हेयर्स हैं आपके जो फॉलिकल्स के अंदर, उनको इरेक्ट करने का काम कौन करेगा? एसिटाइलकोलिन। तीसरा आपका बनता है एड्रेनल मेडुला को स्टिमुलेट करने का, यानी कि उसके अंदर से जो आपके हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, उसको रिलीज करवाने का काम करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी आगे भी आएगा कॉलेज में, आपको एकदम सिंपल तरीके से पढ़ाया जाएगा ना, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं लेनी है। अब मैं कल से आपका ऐसा करता हूँ, 50 क्वेश्चंस का करता हूँ, सुबह शाम दो अलग अलग वीडियो में डालने की कोशिश करता हूँ। फिर कुछ स्टूडेंट्स का जैसे फार्मेसी ऑफिसर का एग्जाम आ रहा है, तो उसके लिए मैराथन क्लासेज का भी देखते हैं, मैराथन क्लासेज भी लाते हैं यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स की। तो जिस भी स्टूडेंट का और भी कोई एग्जाम अगर होगा तो वो मैराथन क्लासेज से ले सकता है, या जिसकी बहुत अच्छी अभी तक तैयारी हो चुकी है, जो 1-2 साल से तैयारी लगे हुए हैं, तो उनकी अच्छी तैयारी की, तो वो मैराथन क्लासेज भी ले सकते हैं। उसमें भी मैं एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम मैराथन क्लासेज भी लाते हैं, जल्दी से देखता हूँ, सैटरडे तक तैयारी करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको एक एक चीज़ें आपको आराम से पढ़ते हुए चलनी है। ठीक है, तो इस तरह से जब आपको मैं कोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसमें ये दोनों सिस्टम आएंगे तभी बताऊंगा, बट अभी मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है।
कि इस तरह से भी काम करता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 636, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नाउ एज द रिले स्टेशन ऑफ द सेंसरी इम्पल्स। तो जो सेंसरी इम्पल्स है, संवेदी आवेगों का रिले स्टेशन मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है, तो आपका कौन सा भाग बोलते हैं उसको, थैलेमस। कौन सा भाग होता है रिले स्टेशन के तौर पे, आवेगों का रिले स्टेशन है ना, कि आपका किसका रिले स्टेशन है, सेंसरी जो इम्पल्स हैं। मैंने आपको बताया था दो तरह के आते हैं, एक आपका मोटर नर्व होती है, एक आपकी सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व का काम क्या होता है, आपके ऑर्गन से आपके जो ब्रेन या स्पाइनल कोड है वहां तक संदेश को लेके आने का काम होता है। जबकि मोटर नर्व का काम मैंने क्या बताया था, जो मोटर हैं वो क्या करती हैं, आपके ब्रेन या स्पाइनल कोड से मैसेज को लेकर कहाँ जाती हैं, ऑर्गन तक। जैसे मान लीजिए आपने कहीं किसी गर्म चीज पे हाथ रखा, तो आपका संदेश कहाँ से कहाँ जाएगा, आपकी सेंसरी नर्व संदेश को लेकर ब्रेन या स्पाइनल कोड तक जाएंगी, वहां से फिर उसके बाद मोटर नर्व संदेश को लेकर वापस आएंगे कि आपको हाथ हटाना है कि वहीं रख के रखना है। ठीक है, वो आपका सबके ऊपर उसी हिसाब से डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कौन करेगा, इसमें थैलेमस जो होता है, इसका ही आंसर हो जाएगा। हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है इसको। इसके अंदर कुछ मैंने सेंटर्स भी बताए थे ना, आप लास्ट वीडियोज में जाके देख कंप्लीट डिटेल में बताया मैंने। एक चीज को बार बार नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का भी नुकसान होता है, सबके समय का नुकसान होता है, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेडुला के बारे में मैंने बताया था, मेडुला में 4 सेंटर्स बताए थे मैंने आपको। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ इन चारों सेंटर्स के नाम, जैसे रेस्पिरेटरी सेंटर, सीवीएस, जो भी सिस्टम 4 बताए थे, और सेरिबेलम के बारे में मैंने बताया हुआ है। हर चीज के बारे में आपको कंप्लीट बताया हुआ। अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे ना, ध्यान से अगर देखते हैं तो आपको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो मैं आपके लिए उपस्थित हूँ। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन, बंडल ऑफ हिज किसे जोड़ते हैं, है ना, बंडल ऑफ हिज कनेक्ट टू। तो बंडल ऑफ हिज किसे जोड़ते हैं, आपकी एवी नोड टू वेंट्रिकल्स को जोड़ते हैं। जो एवी नोड है, एवी नोड की लोकेशन कुछ स्टूडेंट ने बहुत अच्छी बताई है ना, तो बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स अच्छे तैयारी के लगे हुए हैं। तो एवी नोड की जो लोकेशन है वहां से बंडल ऑफ हिज किसको जोड़ते हैं, आपके वेंट्रिकल्स के जो है उसको जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, एवी नोड से वेंट्रिकल्स को, जो सेकंड पेस मेकर भी बोला जाता है एक तरह से। जब आपका एसी नोड एक्टिव नहीं होता तो उस टाइम पे एवी नोड आपका उस तरह से काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टरी इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द एरोटिक आर्क। महाधमनी की पहली शाखा कौन सी है, जो महाधमनी है आपकी उसकी पहली शाखा कौन सी है, आपका ब्रेचियोसिफेलिक ट्रंक। कौन सी, ब्रेचियोसिफेलिक ट्रंक। आप मुझे ये बताएंगे ये ब्लड को कहाँ लेके जाती है। ठीक है, ये आपके लिए कमेंट सेक्शन का रहने वाला है, ये ब्लड को कहाँ लेके जाती है। कोरोनरी आर्टरी का क्या काम होता है, ठीक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी, ये सब आर्टरी इनका काम क्या होता है। किसी दिन मैं आपके लिए एक थ्योरी लेक्चर डालता हूँ इसमें, तब उसमें आपको कंप्लीट डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका विच सेल्स प्रोड्यूस द CSF। कल भी बताया था मैंने, पूरा डिटेल में समझाया CSF के बारे में। तो निर्माण में कौन सी कोशिकाएं आती है, देख लिया आज। इस तरह से ही आपके क्वेश्चंस बनता है, एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चंस बनेगा। तो इसमें आपकी है कोरोइडल प्लेक्सुस सेल्स, ठीक है, या एपेंडाइमल सेल्स भी बोला जाता है। एस्ट्रोसाइट्स के बारे में पता है कहाँ है, माइक्रोग्लिया स्वान सेल्स। ठीक है, सबके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। नेक्स्ट आपका 640 नंबर क्वेश्चन, द एपेक्स बीट ऑफ द हार्ट इज द प्रोड्यूस्ड बाई। हृदय की एपेक्स बीट किस निलय द्वारा उत्पन्न होती है, तो किस निलय द्वारा उत्पन्न होती है, आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके द्वारा कौन सी बीट उत्पन्न होती है, आपकी एपेक्स बीट होती है। ठीक है, ये याद रख लेना, आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, इसको रख लेना कि जो एपेक्स बीट होती है वो किसके द्वारा होती है, आपके लेफ्ट एट्रियम। ठीक है स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन हार्ड हो रहे हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप बताइए। ठीक है, हार्ड है तो आपको थोड़ा इजी कर देंगे, अगर इजी है तो और हार्ड कर देंगे। ठीक है, आप जैसा बताएंगे उसी हिसाब से क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसका क्या आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने शायद बी पे लगा दिया ना, लेफ्ट वेंट्रिकल आएगा इसका, लेफ्ट वेंट्रिकल आ जाएगा इसका। विच लोब ऑफ द ब्रेन कंटेन्स द प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। प्राथमिक श्रवण केंद्र किस लोब में स्थित होता है, प्राथमिक श्रवण केंद्र किस में होता है, आपके टेम्पोरल लोब में। ये कंप्लीट मैंने बताया, फ्रंटल लोब का क्या काम होता है, टेम्पोरल का क्या, पैराइटल का क्या, और ऑक्सीपिटल लोब का क्या काम होता है। तो जिसने लास्ट वीडियो देखा है उसके लिए सिर्फ ये प्रैक्टिस तरह का, प्रैक्टिस के ही तौर पे, क्योंकि मैंने उस टाइम थ्योरी के रूप में आपको पूरा समझा दिया था, तो आपको एक तरह से प्रैक्टिस ही करनी है यहाँ पे। विच वेसल्स रिटर्न्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द मायोकार्डियम। हृदय की मांसपेशियों से अशुद्ध रक्त किस संरचना द्वारा वापस लाया जाता है, तो क्या आ गया, कोरोनरी साइनस द्वारा वापस लाया जाता है। कोरोनरी आर्टरी लेके जाते हैं, कोरोनरी साइनस वापस लाते हैं। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन का क्या काम होता है, आपका जो प्योर ब्लड होता है ना, प्योर ब्लड जो होता है उसको आपके कहाँ लेके आती है, हार्ट में, लंग्स टू हार्ट में लेके आती है। एरोटा आपकी सबसे बड़ी महाधमनी है, ठीक है, जो ब्लड को
आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से लेके पूरी बॉडी की तरफ सप्लाई करने का काम करती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका 643, विच क्रेनियल नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे की अभिव्यक्ति के लिए कौन सी कपाल तंत्रिका उत्तरदायी है। ट्राइजेमिनल के लिए मैंने बताया, तो इसमें आ जाएगी आपकी फेशियल नर्व, ठीक है। ट्राइजेमिनल के लिए मैंने बताया था आपको आई बॉल्स के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ये फेशियल जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ये किसके लिए आपकी होती है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ठीक है। ये आपके टेस्ट वगैरह सलाइवा वगैरह के लिए रिलेटेड होती है, और ये आपकी जो भी आपके नर्वस सिस्टम मतलब कौन सा, ये आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके चारों तरफ होती है वैगस नर्व, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले बताया हुआ आपको कंप्लीट मैंने। अगला है विच फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल इज लॉन्गेस्ट एट द नॉर्मल हार्ट रेट, सामान्य हृदय गति में कार्डियक साइकिल का सबसे लंबा चरण कौन सा होता है। तो सबसे लंबा चरण होता है आपका, पहला ऑप्शन है आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। यस, जॉइंट डायस्टोल होता है आपका आइसोवोल्यूमेट्रिक कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसमें जॉइंट डायस्टोल यानी कि आपका आर्टेरियल भी उस टाइम डायस्टोल होता है, आपका वेंट्रिकल भी डायस्टोल होता है। ये सबसे लंबा स्टेप होता है आपके हार्ट बीट मतलब जो आपके हृदय की जो कार्डियक साइकिल है। कार्डियक साइकिल कितना 0.8 सेकंड का होता है ना, कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का होता है। तो उसमें आपका सबसे लंबा कौन सा होता है आपका, यही जो मैं आपको बता रहा हूँ, कौन सा, जॉइंट डायस्टोल। किस तरीके से होता है ये बताऊं कि ये जब आपका आगे आएगा तब बताते हैं, ठीक है। ये अभी बता दिया जाए, ठीक है। चलो अभी बता देता हूँ कार्डियक साइकिल कैसे होता है। देखिए इस तरह से आपका कार्डियक साइकिल होता है, जैसे मैंने 0.8 सेकंड बताया आपको, ठीक है। ये आपका कार्डियक साइकिल होगा, इसमें आपको इस तरह से, ठीक है, ये आपका 0.4 सेकंड, ठीक है। ये बाकी ये 0.1 सेकंड, अभी बताता हूँ क्या क्या है ये सीन, ठीक है। ये 0.3 सेकंड, तो ये जो है 0.1 सेकंड, इसमें क्या होता है आपका, ये जो ऑप्शन था आपका एट्रियल सिस्टोल, तो पॉइंट ए में क्या आ जाएगा आपका एट्रियल सिस्टोल। इसके बाद पॉइंट जो बी ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन भी इसी हिसाब से बनाया ना, ये बी जो ऑप्शन है वो आपका वेंट्रिकल सिस्टोल। जो आपका सी है ना, जैसे ये है जो ये आपका कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, ठीक है। तो ऑप्शन में भी यही आ गया ए बी सी। मैंने भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया ऑप्शन बनाते टाइम, जिस स्टूडेंट को साइकिल याद होगा उसने सोचते ही तुरंत आ जाएगा उसका आंसर, बट जिसको नहीं था वो अभी याद कर लीजिए। टोटल आपका 0.80 सेकंड का होता है। अगर आपसे एक, चलो इसमें 2-4 क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको। जैसे आपसे पूछा जाए कि एट्रियल सिस्टोल में कितना टाइम लगता है, टोटल टाइम पूछेगा तो आप बताएंगे 0.8 सेकंड। अगर पूछे कि एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगता है तो आप बदलेंगे 0.8 सेकंड। दूसरा क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे बोले कि एट्रियल जो सिस्टोल है उसमें कितना टाइम लगता है तो आप बताएंगे 0.1 सेकंड। इसी हिसाब से आप बोले कि वेंट्रिकल सिस्टोल में कितना टाइम लगता है तो आप बोलेंगे 0.3 सेकंड, ठीक है। अगर आपसे पूछे, जैसे मैंने इसमें एक के लिए ऑप्शन पूछता तो आप बोलते 0.1 सेकंड, बी के लिए बोलता आप बोलते 0.3 सेकंड, मैं बोलता जॉइंट डायस्टोल, तो ये क्या हो गया, जॉइंट डायस्टोल यहाँ से 0.4 सेकंड हो गया। जॉइंट का मतलब इसी टाइम पे आपका आर्टेरियल भी डायस्टोल हो रहा है, आपका वेंट्रिकल भी डायस्टोल हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से आपका हो जाएगा। अगर आपसे अकेला पूछ लिया जाए, अकेला क्वेश्चन बने अगर आपसे, तो अगर मैं आपसे बोल दूं ये तो जॉइंट हो गया, अगर मैं बोल दूं एट्रियल डायस्टोल में कितना टाइम लगेगा, एट्रियल डायस्टोल में कितना टाइम लगेगा, तो स्टूडेंट इसके लिए क्या होगा, एट्रियल डायस्टोल यहाँ तक क्या हो गया आपका एट्रियल सिस्टोल हो गया इस सेकंड में, तो एट्रियल डायस्टोल होने में ये पूरा टाइम लेगा कितना 0.7 सेकंड, ठीक है, एट्रियल सिस्टोल। अगर मैं आपसे बोल दूं कि वेंट्रियल, अकेले की पूछ रहा हूँ मैं, वेंट्रिकल डायस्टोल में कितना टाइम लगेगा, वेंट्रिकल डायस्टोल में कितना टाइम लगेगा, तो स्टूडेंट्स आपको बोलना है 0.5 सेकंड। कंबाइंड बोलता हूं तो मैं 0.4 सेकंड। ये कंप्लीट इस तरह से क्वेश्चन आपसे कहीं से पूछा जा सकता है। फिर स्टूडेंट्स ये नहीं बोलेंगे कि सर आपने हमें पूरा नहीं बताया, तो ये मैंने पूरा बताया, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर चलो एक और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, शायद कल के वीडियो में बताया कि नहीं बताया, बताता हूँ। वेट ऑफ हार्ट, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है ना, वेट ऑफ हार्ट, वेट ऑफ हार्ट। तो अक्सर बोला जाता है कि लड़कों का दिल बड़ा होता है ना, सही में बड़ा होता है ना। लोग बोलते हैं दारू पी के बड़ा हो गया ना, दारू पी के नहीं बड़ा होता, वो सच में बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, उसकी साइज ही बड़ी है, इसलिए बोला जाता है तेरे भाई का दिल बड़ा है ना। भाई के दिल में कितना है, 310 ग्राम लगभग होता है भाई का दिल, ठीक है। और उनकी बहनों का दिल कितना हो गया आपका 225 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से आपका वेट होता है, तो इसीलिए भाई का दिल बड़ा होता है, वो दारू पी के नहीं होता। दारू से भी दिल बड़ा होता है ना, अगर आप ज्यादा शराब पी रहे हैं
तो आपके लीवर के साथ साथ आपका हार्ट भी डैमेज होता चला जाता है, यानी कि हार्ट कमजोर होता हुआ चला जाता है, तो वो अपनी साइज बढ़ा लेता है। कार्डियोमेगली बोलते हैं, दारू पीने वालों को जो दिल बड़ा होता है उसको कार्डियोमेगली बोला जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपके लिए ये हो गया, इसका वेट से रिलेटेड हो गया, कितना किसमें वेट होता है, किस साइज का होता है। तो ये आपकी जो मुट्ठी बंद करने के बाद जो साइज बनती है, इसी साइज का हर आदमी का लगभग उसके हाथ की जो आप बंद करते हैं इसको, इसी साइज का आपका दिल की साइज होती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कार्डियक आउटपुट कितना होता है। तो मैंने कल भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें बताया था 5 लीटर कार्डियक आउटपुट होता है। ठीक है, बट जब आदमी क्या करता है, एक्सरसाइज कंडीशन में होता है, जब आदमी एक्सरसाइज कंडीशन में होता है तो उसका लगभग कितना हो जाता है, 25 लीटर पर मिनट। कितना हो जाता है उसका, 25 लीटर पर मिनट हो जाता है, यानी एक्सरसाइज कर रहा है उस टाइम की बात कर रहा हूँ। अगर कोई खिलाड़ी है, एथलेटिक्स है ना, आप दौड़ भाग कर रहे हैं, बढ़िया दौड़ते हैं, मान लीजिए आपने जैसे सीआईएसएफ में फिजिकल तो नहीं है, बट अगर फिजिकल होता है और आप दौड़ते तो उस कंडीशन में आपका कितना हो जाता है, 35 लीटर पर मिनट हो जाता है। जो भी एथलेटिक्स है उनका 35 लीटर पर मिनट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर बात करें कि आपके हार्ट की पोजीशन क्या है, तो हार्ट कहाँ पे होता है, आपकी थोरेसिक कैविटी में होता है, आपको सिंपल पता है। लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है, थोरेसिक कैविटी में होता है। इसलिए जो लेफ्ट तरफ का मैंने पहले लंग्स पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि राइट लंग्स की जो साइज उसमें 3 लोब्स यानी साइज में बड़ा होता है और लेफ्ट लंग साइज में छोटा होता है। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको बताया हुआ है। ओके, अगर आपकी हार्ट रेट की बात करें तो बच्चों की हार्ट रेट बड़ों के मुकाबले ज़्यादा होती है, महिलाओं की हार्ट रेट बड़ों के मुकाबले मतलब मेल्स के मुकाबले ज़्यादा होती है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर उसका ज़्यादा होगा जिसकी हार्ट रेट ज़्यादा होगी। ये मैंने 5-7 क्वेश्चन आपको हार्ट से रिलेटेड इसलिए बताए हैं क्योंकि क्या पता ये नहीं आए हों। ठीक है, क्या पता ये नहीं आए हों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी को नोट करने हो तो वो अपना वीडियो रोकेगा और अपना नोट कर लेगा। ठीक है, वजन का बता दिया मैंने आपको, कार्डियक आउटपुट के बारे में बता दिया। ठीक है, खिलाड़ियों के बारे में बता दिया। अगर मैंने बताया कि अगर आपसे आजकल क्वेश्चंस बनते हैं कोलॉजी या किसी में भी, आजकल सीधा क्वेश्चन नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, पहले बता रहा हूँ आपको, सीधा क्वेश्चन नहीं आता आजकल, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन आता है। आपको क्वेश्चन मिला, मान लीजिए कि ऐसे ऐसे एक बच्चा है और एक एडल्ट है, बच्चे की हार्ट रेट ज़्यादा है, एडल्ट की हार्ट रेट कम है, या आपको दे दिया उसने, मान लो 4 ऑप्शन दिए, एक ऑप्शन में उसने पूछना चाह रहा है कि कौन सा इनमें से सही है, कौन सा इनमें से गलत है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि चिल्ड्रन की हार्ट रेट ज़्यादा होती है, बड़ों की हार्ट रेट, एडल्ट्स की हार्ट रेट कम होती है। फीमेल्स की हार्ट रेट ज़्यादा होती है, मेल की हार्ट रेट कम होती है। जिसकी हार्ट रेट ज़्यादा होगी उसका बॉडी टेम्परेचर भी ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, जिसकी हार्ट रेट ज़्यादा होगी उसकी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामिन का लेवल ज़्यादा मिलेगा। किसका लेवल ज़्यादा मिलेगा, जिसकी हार्ट रेट ज़्यादा होगी उसमें एड्रेनलिन, ठीक है, नॉर एड्रेनलिन और आपका डोपामिन का लेवल उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, उसमें डोपामिन का लेवल ज़्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए फीमेल्स को जल्दी भी गुस्सा आता है ना मेल्स की तुलना में, इसलिए उनको जल्दी भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उनके हमेशा ये हॉर्मोन्स ज़्यादा रिलीज होते रहते हैं। ठीक है, और जिसका ये हार्ट रेट कम होगी या जिसकी हार्ट रेट ज़्यादा होगी उसमें एसिटाइल कोलिन का लेवल कम मिलेगा, और जिसकी हार्ट रेट कम होगी उसमें एसिटाइल कोलिन का लेवल ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, एक और बता दो, नॉर्मल बीपी होता है आपका 120/80। ठीक है, 120/80 होता है नॉर्मल बीपी। ठीक है, ये आपकी ओल्ड रीडिंग थी, ओल्ड रीडिंग थी, बट आजकल न्यू माना जा रहा है 130/90। 130/90 ये आपकी न्यू रीडिंग है। ठीक है, अभी के जो कल्चर है उसके हिसाब से 130/90 mmHg माना जाता है। ऊपर वाला आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, नीचे वाला आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। अगर जब भी आप बीपी नापते हैं, एक और बता दूं, ये क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में आ चुका है बीपी वाला, जब भी आप बीपी किसी की नापते हैं, ब्लड प्रेशर जब आप नापते हैं, तो आपको लेफ्ट ब्रेचियल आर्टरी से नापना है। कहाँ से नापना है आपको, लेफ्ट ब्रेचियल आर्टरी से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखना, ये नाम 2-3 एग्जाम में पूछा हुआ है कि आप बीपी कहाँ से डिनोट करेंगे, तो आपको डिनोट करना लेफ्ट ब्रेचियल आर्टरी से। जिससे डिनोट करा जाता है उसको स्फेग्नोमैनोमीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपको, स्फेग्नोमैनोमीटर, ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। स्फेग्नो बीपी किससे नापा जाता है, बीपी इंस्ट्रूमेंट का क्या बोला जाता है, स्फेग्नोमैनोमीटर बोला जाता है। इसमें कौन सा फ्लूइड यूज किया जाता है, तो आपको मरकरी बताना है। क्या यूज किया जाता है उसमें, मरकरी। MM(Hg) जो होता है ना, उसमें Hg का मतलब आपका मरकरी, तो इसमें कौन सा फ्लूइड आएगा आपका, मरकरी यूज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे पल्स प्रेशर कितना होता है आपकी बॉडी में, पल्स रेट या पल्स प्रेशर कितना होता है, तो पल्स प्रेशर आपकी बॉडी में 40 से 50 mmHg होता है। अब ये कैसे निकाला जाता है, आपने मान लिया रटा हुआ है, पल्स कितनी होनी चाहिए भाई, 40 से पल्स प्रेशर 40 से 50 mmHg होना चाहिए। बट क्या होता है ये आपका सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी होता है। सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी होता है, 40 से 50 के बीच में आपका डिनोट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से याद रख लेना है। आपको मैंने हार्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। ठीक है, इस तरह से आपको
टाइम टू टाइम चीज़ें बता दी जाएंगी। मैंने इसके ईसीजी के बारे में कंप्लीट बताया था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ठीक है, और इसके बारे में मैंने पीक्यूआरएसटी वेव के बारे में कंप्लीट बता दिया था। एसए नोड के बारे में आपको बताया था कि नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट होती है। एवी नोड को क्या बोला था मैंने, रिजर्व पेसमेकर या सेकंड पेसमेकर ऑफ हार्ट भी बोला जाता है, या इसको इक्टोपिक पेसमेकर भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इक्टोपिक पेसमेकर। लिख देता हूँ, याद याद कर लेना स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बना हुआ है इक्टोपिक पेसमेकर, फिर उस दिन याद नहीं आएगा एग्जाम में ना। इक्टोपिक पेसमेकर किसे बोला जाता है आपको, तो आप किसको बोलेंगे, आप आपके एवी नोड को इक्टोपिक पेसमेकर या रिजर्व पेसमेकर भी इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपको याद रखना है। ऐसे नोड क्या है, नेचुरल पेसमेकर है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके राइट एट्रियल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो आपकी लब और डब आप आवाज सुनते हैं, हार्ट साउंड, वो किससे सुनते हैं, स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। लब में कहाँ आती है, आपकी वेंट्रिकल सिस्टोल, और डब क्या होती है, आपकी वेंट्रिकल डायस्टोल की आवाज होती है। तो मैंने कंप्लीट हार्ट के बारे में बता दिया। अब अगर कोई हार्ट से क्वेश्चन आया और किसी ने गलत किया, तो फिर स्टूडेंट्स आप उसके लिए खुद ही रेस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रैक्ट कैरीज पेन एंड द टेम्परेचर सेंसेशंस, दर्द एवं तापमान की संवेदना कौन सा ट्रैक्ट ले जाता है। यानी कि दर्द हो रहा है किसी का और किसी को गर्मी लग रही है, यानी टेम्परेचर वहां का इंक्रीज है, तो उसकी संवेदना कौन सा लेके जाता है, आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। कौन सा, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट लेके जाता है उसकी संवेदनाओं को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका। अब ये चीजें जैसे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के बारे में, इसमें कुछ समझाने का ऐसा नहीं था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा छोड़ दिया, बट जहां समझाने का आएगा वहां मैं रुक के फुर्सत से आपको समझाऊंगा। विच हार्ट चैम्बर्स रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम द लंग्स, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त सीधा हृदय में किस कक्ष में आता है। तो सिंपल सा स्टूडेंट आपका सी ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका हार्ट, मान लीजिए सुंदर सा हार्ट आपका, ठीक है, किसी का 225 ग्राम का है और किसी का 310 ग्राम का मान लीजिए, ठीक है, जोन सा भी है ये है, ठीक है। इसमें ये 4 चैम्बर हो गए, ठीक है। ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट, ठीक है। इस तरह से ये आपका, तो यहाँ से ब्लड निकल के कहाँ जाता है, आपके लंग्स में, ये हो गया आपके लंग्स। यहाँ से ब्लड निकल के यहाँ आता है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होता है और यहाँ आता है। इसका नाम मैंने पहले बताया आपको, पल्मोनरी आर्टरी, और इसका नाम है पल्मोनरी वेन, जो एक्सेप्शन होते हैं आर्टरी और वेन का, ठीक है। ये चीजें बताई मैंने, ओके। तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। छोटी छोटी चीजें कई बार हम छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, बट एग्जाम में फिर वही आ जाती है, फिर वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो हर कंफ्यूजन से बचने के लिए आप जुड़े रहिए नियमित फार्मा क्लासेज के साथ, आपको हर कंफ्यूजन से हम दूर ले जाके आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज बाय द सिंपैथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन न्यूरॉन इज यूजली, ठीक है। सिंपैथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन न्यूरॉन सामान्यतः कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ते हैं, तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ते हैं, आपका नॉरएपिनेफ्रिन, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, नॉरएपिनेफ्रिन छोड़ते हैं। बट एसिटाइलकोलिन भी होता है, बट वो थोड़ा कम होता है। मैंने पहले बताया था एसिटाइलकोलिन के 3 काम बताए थे। मोस्टली कौन सा छोड़ते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, और उसके बाद आपका एसिटाइलकोलिन भी। अगर बोथ मिलता है तो आप बोथ भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। दोनों छोड़ता है आपके, नॉरएपिनेफ्रिन और एसिटाइलकोलिन। बोथ अगर ऑप्शन में हो तो बोथ करेंगे, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपको नॉरएपिनेफ्रिन करना है। विच ईसीजी इंटरवल रिप्रेजेंट एवी नोड कंडक्ट टाइम्स, ईसीजी में एवी नोड की कंडक्टिविटी टाइम किस इंटरवल से प्रदर्शित करी जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए मैं बताता हूँ, फर्स्ट वेव पी वेव होती है, फिर उसके बाद आती है इस तरह से और फिर इस तरह से, ये होती है आपकी पी वेव, ये होती है आपकी पी क्यू आर एस और टी, इस तरह से होती है। तो ये जो है, यहाँ पे ये एट्रियल आपका सिस्टोल हुआ, यहाँ पे आपका वेंट्रिकल सिस्टोल, और यहाँ आपके डायस्टोल होते हैं। तो ये जो है यहाँ से यहाँ के यहाँ, ये कब होगा, ये तो आपका जब एस नोड से निकलेगा ना करंट, तभी हो जाएगा। एस नोड कहाँ आपके ऊपर ही ऊपर एट्रियम पर है, तो यहाँ से वेंट्रिकल तक जाने में जो काम है ये वाला, ये आपका एवी नोड का काम है। यहाँ पे अगर एवी नोड में कोई खराबी है तो इस इंटरवल का टाइम बढ़ता हुआ चला जाएगा, इसका इंटरवल का टाइम क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसमें आपको ऑप्शन सटीक कौन सा लग रहा है, पी और आर इंटरवल, या इसकी जगह हम पी और क्यू इंटरवल भी बोल देते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बट ऑप्शन मैंने पी और आर इसीलिए डाला कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो पी और आर इंटरवल जो होगा वो आपको एवी नोड का आपको सही टाइम बताता है। अगर आपके एवी नोड में ब्लॉकेज हो गया, एवी नोड तक करंट नहीं पहुंच पा रहा, तो आपको पी और क्यू जो इंटरवल है, ये इंटरवल लंबा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन में वाली ऊपर बताई मैंने, और इसमें क्या होगा,
ये दूर जाके बनेगी, है ना, करंट बहुत देर में पहुंच रहा है तो इसलिए दूर जाके बनेगी। इस तरह से आपकी बनेगी, यहाँ पी रह जाएगा और यहाँ क्यू, तो ये इंटरवल बढ़ जाएगा अगर ए बी नोड में ब्लॉकेज है। इस तरह से कंडीशनल बेस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको ये बनाया है। आजकल एम्स इस तरह से पूछता है कि दो आपको ईसीजी बना के दे देगा, अब इसमें पूछेगा कि इसमें दिक्कत क्या है इस पेशेंट को, तो अगर ऐसी ईसीजी आपको दिखाई जाती है तो आप क्या बोलेंगे, इसके ए बी नोड में ब्लॉकेज है। सिंपल सा, सोचना नहीं है फिर ज्यादा, ए बी नोड ब्लॉकेज। इस तरह का आ जाओ भाई, आपको पहले देखना अच्छा ए बी नोड ब्लॉकेज, फिर देखना ऑप्शन में ए बी नोड ब्लॉकेज है तो आपको वही टिक कर देना है, सोचना नहीं है। फिर आपका गलत होने के चांस 0% है, आपको पूरे 4 नंबर मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स इज लोकेटेड इन द, प्राथमिक मोटर कॉर्टेक्स कहाँ स्थित होता है, तो ये आपका होता है परसेंट्रल ग्रेस में, ठीक है, गायरस में होता है। नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो सबसे बड़ी धमनी आपकी एरोटा, ठीक है, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है आपकी एरोटा। और सबसे बड़ी वेन कल मैंने आपको बताई थी, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी ब्लड कहाँ लेके जाती है ये भी का आपको पता है, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाती है, और आपका फीमोरल आर्टरी का काम क्या है। तो स्टूडेंट आप इसी तरह से आप जुड़े रहिए नियमित फार्मा क्लासेस के साथ, इस तरह से अच्छी बेहतरीन जानकारियों के लिए, और आपके जो वही क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम रिलेटेड हैं, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता हूं मैं। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर क्या इससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, मेरा काम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाना, इसमें से क्वेश्चंस मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 100% यही क्वेश्चन ऐसे ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, नहीं। ये आपको ये बोल सकता है, क्वेश्चन घूम के भी आ सकता है कि वो बोल दे कि एरोटा क्या है, और उसमें आपको आंसर मिल जाएगा लार्जेस्ट आर्टरी लार्जेस्ट वेन, या आपको स्मॉलेस्ट आर्टरी स्मॉलेस्ट वेन। इस तरह से ही क्वेश्चन इन्हीं के आसपास का मिलेगा। ये नहीं कहता कि मैं सेम जैसे मैंने 650 नंबर पे लिखा आपको 50 नंबर पे क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट। इसके आसपास ही क्वेश्चन घूमेंगे, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट चीजें जब पढ़ा दी जाती हैं तो क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट, और जो आपको ऐसी चीजें होती है या तो कॉन्सेप्ट वाली या बार बार भूलने वाली चीजों से मेनली क्वेश्चन बनाया जाता है। ऐसी चीजों से कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा जो आपको हमेशा याद रहने वाली है। तो क्वेश्चन उसी चीज से बनेगा या तो जिसमें कंफ्यूजन आता हो, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या फिर वो क्वेश्चन बनेगा जो आपको बिल्कुल भूलते हैं, बार बार कुछ चीजें होती हैं जिनको हम भूल जाते हैं, ठीक है, या तो कोई डेटा वगैरह हो गया जैसे भूलने का, कुछ ऐसी चीजों को हम बार बार भूलते हैं, तो वो क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, या वो क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे जिनको आप भूल रहे हैं या आपको कंफ्यूजन होता है, वही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं, या क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाएगा। सिंपल सा होगा बट इतना घुमाया जाएगा आप उसके साथ ही घूम जाएंगे। जिसने उसकी ट्रिक पकड़ ली वो कर लेगा, जो नहीं पकड़ पाएगा वो नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट इसी तरह से मैं आपको सारे क्वेश्चंस ऑप्शंस काट के बताता हूँ, थ्योरी कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके बताता हूँ। अगर क्वेश्चन वहां से नहीं तो दूसरी जगह से आए, बट आपका ठीक होना चाहिए। लास्ट आपको चाहिए फाइनल रिजल्ट सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन तभी होगा जब आप सब कुछ क्लियरली करके पढ़ लेंगे, है ना, आपकी थ्योरी और सब क्लियर होगा। तो थ्योरी भी मैं क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपके एमसीक्यूज तो ला ही रहा हूँ, बट 4 के एक एमसीक्यू से अगर आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है। एक अगर मैं आपको 25 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ दिन में, तो 25 से क्या हो रहा है, 25 इंटू 4 आपके 100 क्वेश्चन से एक तरह से मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ, बट उसके साथ थोड़ी थ्योरी भी करवा रहा हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट और बेहतरीन हो जाएं, ठीक है, बेहतर से आप बेहतरीन की तरफ चले जाएं। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। लगातार नियमित फार्मा क्लासेस के साथ जुड़े रहने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा जब आप एग्जाम्स हॉल में बैठेंगे, ठीक है, उसके लिए आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। बाकी जो फार्मेसी ऑफिसर की वैकेंसी थी पंजाब वाली, उसके लिए अगर जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं जल्द ही रिवीजन के तौर पे मैराथन क्लासेस ला रहा हूँ। उसमें आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बताने की कोशिश करूंगा, जो जो भी उसका ड्रग्स वगैरह होंगी, ठीक है, वो आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। और जो स्टूडेंट्स अभी नई नई तैयारी में लगे, जैसे सीएसएफ की तैयारी में लगे, तो वो आराम से ये जो आपकी सीरीज चली हुई इसके साथ जुड़े रहिए। बाकी मैराथन क्लासेज भी देखिए, अगर तैयारी पहले से उस टॉपिक की हो चुकी हो तो। अगर आपने ये मान लो उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा और मैंने आप मैराथन लाया और वो आपने देखी, तो उसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन आएगा, ठीक है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहा हूँ, तो लगे रहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।